नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में मैं आपको कुछ समय दे दूंगा जिससे आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड से अधिक समय अगर आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको भी एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रहा है और आपको और अधिक कितना पढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और 2022 दिसंबर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं, तो एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 का मिलान आपको कॉलम 2 के साथ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सुक्रोज का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से होता है, जहाँ पे C1 ऑफ अल्फ़ा C1 या फिर अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के साथ होता है। तो यहाँ पे सुक्रोज का मिलान जो हो जाएगा वो T के साथ हो जाएगा। वहीं पे देखिए, मेल्टोज का मिलान हो जाएगा C1 अल्फ़ा ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज के साथ होता है, तो B का मिलान हो जाएगा P के साथ। वहीं अगर लेक्टोज को देखेंगे, लेक्टोज अल्फ़ा C1 का जो बीटा गैलेक्टोज होता है उसके साथ होता है और C4 ऑफ ग्लूकोज होता है, अर्थात कि इसका मिलान CS के साथ हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्च का मिलान हो जाएगा C1 अल्फ़ा ऑफ ग्लूकोज C4 ऑफ ग्लूकोज एंड C1 अल्फ़ा ऑफ ग्लूकोज C6 ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अर्थात कि C1 का अल्फ़ा ग्लूकोज और C4 ऑफ ग्लूकोज, तो सेम चीज़ मेरे ख्याल से P में भी दिया गया है। तो C का जो मिलान हो जाएगा PQ दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन में सही है आप ये सभी देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट कंसर्निंग द इक्विलिब्रियम सोन इन ट्रू। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन में आपको एक बार पढ़ देता हूँ। द टू स्ट्रक्चर्स आर इनएंसोमर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिया गया है, कहा गया है कि दोनों स्ट्रक्चर जो है इनएंसोमर है। दे हैव इक्वल बट ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन एंड रेसमाइज स्लोली एट रूम टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि द टू स्ट्रक्चर आर इनएंसोमर ऑफ ईच अदर, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरा का इनएंसोमर है। दे रेसमाइज टू रेपिडली एट रूम टेम्परेचर फॉर देयर ऑप्टिकल रोटेशन टू बी measured। उसके बाद ऑप्शन सी है, देखिए, द टू स्ट्रक्चर आर डायस्ट्रोमेर ऑफ ईच अदर, देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। उसके बाद ऑप्शन डी है, देखिए, द टू स्ट्रक्चर्स आर डायस्ट्रोमेर ऑफ ईच अदर एंड देयर इंटर कन्वर्जन डज नॉट रिक्वायर ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड और बट इन्वॉल्व्स ओनली ए चेंज इन कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टू स्ट्रक्चर्स आर डायस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर। जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है एंड दियर इंटर कन्वर्सन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, और इसका इंटर कन्वर्सन जो होता है उसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल थ्रियोनिन ऑल्सो नोन एज 2S3R 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा फिशर प्रोजेक्शन होगा एल थ्रियोनिन का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेरियोकेमिकल रिलेशनशिप अमोंगस्ट द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड।
1 से 4 मोनोसेक्राइड दिया गया है। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे 1 एंड 3 जो है ये एनोमर्स है। 1 एंड 3 ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं एनोमर्स का C1 में केवल चेंजेस होता है, C1 के कन्फिग्रेशन में केवल चेंजेस मिलता है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 को अगर देखेंगे, यहाँ पे C1 में देखिए OMe में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 जो है ये एनोमर्स है। उसके बाद 1 एंड 2 आर एपीमर्स, और 1 एंड 2 को अगर देखेंगे, 1 एंड 2 को ये दोनों एपीमर्स होते हैं। जहाँ पे C4 कन्फिग्रेशन में देखिए OH का कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 एंड 3 आर एपीमर्स, 1 एंड 2 आर, माफ कीजिएगा, 1 एंड 3 आर एनोमर्स, 1 एंड 2 आर एपीमर्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड 3 आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट हैज़ जनरल फॉर्मूला CxH2O, दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिया गया है। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H6O6 एंड जनरल फॉर्मूला इज C6HO6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है ये नहीं होता है ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात करें तो CxH2O होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ग्लूकोज का अगर एग्जांपल लेंगे C6H12O6। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जनरल फार्मूला आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। वहीं सेकेंड ऑप्शन दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म सुक्रोज। कौन सा ऐसा सेट है जो कि सुक्रोज फॉर्मेशन करता है। अल्फा डी गिलेक्टोपाइरानोज एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ऑप्शन बी है, देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ऑप्शन सी है, देखिए बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज। ऑप्शन डी है, देखिए अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज। चलिए स्वयं से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऐसा दोटो सेट है जहां पे आपको सुक्रोज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और अल्फा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज मिल करके यहाँ पे सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाई पॉलीसेक्राइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर। पॉलीसेक्राइड्स को नॉन शुगर क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, या फिर ऑप्शन सी है दे आर रिड्यूसिंग शुगर, या फिर ऑप्शन डी है दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर खुद से देने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको नॉन शुगर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू यील्ड ओसाजोन। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, अर्थात कितना मोल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए, 4, 1, 2 या फिर 3। यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, C6H12O6 का रिएक्शन कराते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, ये फिनाइल हाइड्रोजन होता है और ये दोनों रिएक्शन करके हमको ओसाजोन देता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मोल यहाँ पे लेंगे हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन का। तो याद रखेंगे 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए। चलिए रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि हम लोग कौन सा रिएक्शन का यूज़ करते हैं।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुक्रोज को हम लोग H2O यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लस लैक्टोज इज ए बीटा ग्लाइकोसाइड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ डी प्लस गैलेक्टोज। प्लस लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। उसके बाद ऑप्शन सी है, देखिए, प्लस लैक्टोज C12H22O11 कंटेन्स 8 OH ग्रुप्स। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑन हाइड्रोलाइसिस प्लस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लस लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। प्लस लैक्टोज जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर सेलुलोज। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी किया था। सुक्रोज जो होता है ये डाइसेक्राइड होता है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जो कि टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि इसमें CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है अर्थात कि आप सभी को पता होगा फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस कर पाते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। आगे देखिए फिर से आपको मैच करने का दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, आपको अच्छे तरीके से देख करके यहाँ पे मैच करना है। चलिए इसको देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए का मिलान आपका 2 के साथ होगा। ठीक है, ए का मिलान 2 के साथ होगा, उसके बाद बी का मिलान 3 के साथ होगा और सी का मिलान आपका 1 के साथ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज गिवन। यहाँ पे OH ग्रुप का अरेंजमेंट दिया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें OH ग्रुप का अरेंजमेंट दिया गया है। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट नेम्स फॉर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 का करेक्ट नेम क्या होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आप सभी देख के ही पहचान गए होंगे, इस प्रकार का CHO या फिर लास्ट में CH2OH, और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, अर्थात कि यहाँ पे 1 और 2 तो नहीं होगा, C और D यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, CH2OH यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये ग्लूकोनिक एसिड है। और लास्ट वाला सेक्राइड एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 नंबर जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 2 नंबर जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोनिक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेक्राइड का स्ट्रक्चर बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ा था और ग्लूकोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इन दोनों को पहचान करके आप अपना उत्तर दे सकते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे, इसे सेक्राइड एसिड कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। कौन सा ऐसा यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन जिसमें म्यूटा रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ग्लूकोज, प्लस लैक्टोज, प्लस माल्टोज या फिर प्लस फ्रुक्टोज। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लस सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये डाइसेक्राइड है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा इसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि प्लस लैक्टोज, प्लस माल्टोज या फिर प्लस माफ कीजिएगा माइनस फ्रुक्टोज जो है, इसमें म्यूटा रोटेशन शो होता है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन अर्थात कि अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिया गया है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, इन सभी का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा, जबकि सुक्रोज का नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज इज कॉल्ड। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? इन्वर्जन, एस्टेरिफिकेशन, हाइड्रेशन या फिर सेपोनिफिकेशन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो हम लोग सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसको हम लोग करते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स विच डिफर्स इन कन्फिग्रेशन एट द ग्लाइकोसाइडिक कार्बन C1 एल्डोज और C2 कीटोज में जब यहाँ पे कन्फिग्रेशन में हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? एनोमर, एपीमर, डायस्टेरोमर या फिर इनेंसोमर। जब यहाँ पे एल्डोज का C1 में या फिर कीटोज का C2 के कन्फिग्रेशन में आपको अंतर दिखता है तो इसको कहते हैं एनोमर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नीचे फिर से देखिए यहाँ पे मिलान करने दिया गया है। चलिए अच्छे तरीके से इसको देखिए और बताइए कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 के साथ किस प्रकार से होगा। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो क्या होगा? फ्रुक्टोज और मेनोज जो है वो क्या है? डायस्टेरोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, एनोमर है या फिर क्या है? ग्लूकोज और मेनोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज क्या है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपस में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये आपस में फंक्शनल आइसोमर भी इसको कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी होता है। साथ में यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सी भी आपका ये हो जाएगा, लोबरी डी ब्रोयन ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है। जबकि फ्रुक्टोज और मेनोज देखिए यहाँ पे आर एस और क्यू ये तीनों हो जाएगा, आर एस और क्यू ये तीनों हो जाएगा। गैलेक्टोज और मेनोज देखिए यहाँ पे केवल एस होगा और यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज पी और क्यू हो जाएगा। ठीक है, एनोमर और डायस्टेरोमर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय। मोनोमर के द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन का कैसे स्टार्ट होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है मोनोमर का। कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आयंस बाय प्रोटॉन्स, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर या फिर लास्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर होता है, उसके बाद ही पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम से संबंधित लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें आप जाइएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, इस बुक का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आपको थ्योरी नोट्स भी चाहिए जैसे सी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री से संबंधित, तो थ्योरी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक पॉलीमर दिया गया है, इसका मोनोमर यूनिट आपको बताना है कि इसका मोनोमर यूनिट कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलीमर दिया गया है इसका मोनोमर यूनिट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास एंड मास एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर रेस्पेक्टिवली आर 30,000 एंड 40,000। द पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ द पॉलीमर इज। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स आपको बताना है, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल सा आप मास एवरेज मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास करेंगे तो आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66।
A sample of a high polymer consists of 10% by weight of a macromolecule of molecular weight 10,000 and 90% by weight of a macromolecule with molecular weight 1 lakh. Then its weight average molecular mass will be. तो वेट एवरेज मॉलिकुलर मास का एक फॉर्मूला होता है MW इज इक्वल टू समेशन ऑफ N1 NI डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल, ये एक फॉर्मूला आता है मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, वेट एवरेज मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए। तो इसको आप एवरेज मास निकाल सकते हैं, एवरेज मास यहाँ पे टोटल अगर मॉलिक्यूल मानते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया गया 10% और इधर 90%, तो टोटल अगर हम लोग मानते हैं 100%, तो टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूल 100 हो जाएगा, जो कि नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 10 इंटू 10,000 वेट दिया गया है 10,000, और यहाँ पे प्लस करेंगे 90, यहाँ पे वेट दिया गया है 1 लाख, प्लस यहाँ पे 1 लाख करेंगे तो आपका ऊपर में टोटल आ जाएगा 91,000,000 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 91,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सेलुलोज एसीटेट इज ए। सेलुलोज एसीटेट क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, या फिर प्लास्टिसाइजर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे सेलुलोज एसीटेट क्या है। तो सेलुलोज एसीटेट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज एसीटेट जो है ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, रायन इज। रायन क्या है? नेचुरल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, नेचुरल रबर है, या फिर सिंथेटिक प्लास्टिक है? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। रेयन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क होता है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स विथ क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबोव? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। 3 डायमेंशनल मॉलिकुलर विथ क्रॉस लिंक्स किस में आपको देखने को मिलता है? थर्मोसेटिंग में या फिर थर्मोप्लास्टिक में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपको क्रॉस लिंक्स देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज? किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होता है? रेयन में, पॉलीस्टाइरीन में, रबर में, या फिर पॉलिएस्टर में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 4, अर्थात कि रेयन में और पॉलिएस्टर में आपको देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर? कौन सा होमोपॉलीमर है? PMMA, नाइलॉन 66, डेक्रोन, या फिर बेकेलाइट? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। होमोपॉलीमर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात कि पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट जो है ये होमोपॉलीमर है, एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट से बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किसका एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमर का, कंडेंसेशन पॉलीमर का, ऑप्शन सी है नेचुरल पॉलीमर का, या फिर नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है ये एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द कैटलाइज्ड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बाय जिगलर-नाट्टा मेथड इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईफिनाइल एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी है, देखिए, टाइटेनियम आइसोपेरोक्साइड। जिगलर-नाट्टा मेथड में हम लोग पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पे उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। कौन सा फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, थायोकोल या फिर पीवीसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल्ली फ्लोरिनेटेड बी टेफ्लॉन, जहाँ पे ओनली कंटेन्स फ्लोरीन एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, टेफ्लॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है CF, जहाँ पे फ्लोरीन और कार्बन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फुल्ली फ्लोरिनेटेड कहते हैं। इस प्रकार से होता है टेफ्लॉन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्लोन हैज़ ए मोनोमर यूनिट। ऑर्लोन में मोनोमर यूनिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनाइल साइनाइड, एक्रोलिन या फिर ग्लाइकोल या फिर आइसोप्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर देंगे। तो ऑर्लोन का जो मोनोमर यूनिट होता है एक्रोलिन कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टेफ्लॉन या फिर पीवीसी एंड नियोप्रीन आर ऑल, ये सब क्या है, कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है या फिर मोनोपॉलीमर है। तो टेफ्लॉन, पीवीसी या फिर नियोप्रीन है, ये सभी होमोपॉलीमर है, एक ही प्रकार के आपके मोनोमर यूनिट से बनते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने में कौन सा पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विग्स आर मेड फ्रॉम द कोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल एंड इट इज कॉल्ड। जो सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विग बनता है उसका कोपॉलीमर से बनता है विनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीवीसी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, सेलुलोज या फिर डाइनेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइनेल। ठीक है, सिंथेटिक हेयर विग्स जो बनता है ये कोपॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइनेल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर। कौन सा एडिशन पॉलीमर का उदाहरण है, बुना एस, बेकेलाइट, नाइलॉन 6 या फिर मेलामेक। तो बुना एस जो है ये एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोपॉलीमर इज, कौन सा कोपॉलीमर है, अर्थात कि दो अलग अलग पॉलीमर यूनिट से बना हुआ है या फिर दो अलग अलग मोनोमर यूनिट से जो बनता है उसे हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। तो कौन सा कोपॉलीमर का यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपको बताना है, नाइलॉन 610, नाइलॉन 6, PMMA या फिर पॉलीथीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइलॉन 610। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ ए पॉलीमर लाइक नाइलॉन। नाइलॉन के जैसा क्रिस्टलाइन नेचर कौन सा, नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। किसके कारण पॉलीमर जो कि नाइलॉन होता है, नाइलॉन में क्रिस्टलाइन नेचर हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट इन नाइलॉन 66 इज। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो कि नाइलॉन 66 में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वेंडरवाल फोर्सेस होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम से क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है, नाइलॉन 66 बनता है, नाइलॉन 60 बनता है या फिर नाइलॉन 610 बनता है। तो कैप्रोलेक्टम जो होता है ये नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से किसको बनाया जाता है? नायलॉन 66, टेफ्लॉन, रबर या फिर स्टाइरिन। तो नायलॉन 66 को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मार्क आउट द मोस्ट अनलाइक फॉर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ CH2 CH CH CH2। कौन सा मोस्ट अनलाइक फॉर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है? तो ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर। एक पॉलीमर दिया गया है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 86। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमें पॉलीमर दिया गया है इसका मोनोमर यूनिट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर या फिर एडिशन पॉलीमर कौन सा होगा ये आपको बताना है। स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरिन या फिर प्रोटीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरिन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन अर्थात कि जो मोनोमर यूनिट है वो जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो बाय प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? ट्रांस आइसोप्रीन का, सीस आइसोप्रीन का या फिर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीस आइसोप्रीन का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज कॉल्ड। जब हम लोग रबर को हीट करते हैं सल्फर के प्रेजेंस में तो उसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन, वोल्केनाइजेशन या फिर बेसिमेराइजेशन या फिर सल्फोनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर विथ सल्फर इज कॉल्ड वोल्केनाइजेशन। ठीक है, उसको वोल्केनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इबोनाइट इज। इबोनाइट क्या है? हाईली वोल्केनाइज्ड रबर है, नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है या फिर नन ऑफ दीज। तो एबोनाइट एक प्रकार का हाईली वोल्केनाइज्ड रबर होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एमोंग सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। किसमें? तीन ऑप्शन दिया गया है, सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड और नाइलॉन। इन तीनों में से किसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे वीकेस्ट होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, नाइलॉन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, सेलुलोज में या फिर नेचुरल रबर में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे नेचुरल रबर भी दिया गया है। इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचुरल रबर में वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है, जिसके कारण नेचुरल रबर ज़्यादातर ये इलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टेफ्लॉन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। टेफ्लॉन किससे बनता है? यहाँ पे ऑप्शन दिखिए और आपका उत्तर बताइए कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्लेक्सी ग्लास इज ए कमर्शियल नेम ऑफ। प्लेक्सी ग्लास किसको कहा जाता है? ग्लिप्टेड, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीमिथाइल मिथैक्रिलेट या फिर पॉलीइथाइल एक्रिलेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमिथाइल मिथैक्रिलेट को हम लोग प्लेक्सी ग्लास कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ ट्रेप्थेलिक एसिड इज। कितना मोल यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ट्रेप्थेलिक एसिड का वो आपको बताना है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 94। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइकोल बाय हीटिंग मेलोनिक एसिड, थैलिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर ट्रैप्थेलिक एसिड। ग्लिप्टल पॉलीमर कहाँ से बनता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलिक एसिड से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ। फिनोल का रिएक्शन किसके साथ हम लोग करते हैं जिससे हमें बेकेलाइट मिलता है, जिसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी कहते हैं? CH3CH2COH या फिर CH3CHO या फिर HCOOH। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCHO। इसको फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है, जो कि आपका सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। उससे भी आप पता कर सकते हैं कि बेकेलाइट जो होता है वो किससे बनता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से हमें बेकेलाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? सेलुलोज, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर नाइलॉन 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन सा मोनोमर मिल करके बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे पॉलीमर बनाता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को देखिए और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड और ग्लीसिन और एमिनो कैप्रोलिक एसिड मिलकर के यहाँ पे देखिए दोस्तों मोनोमर यूनिट ऐसा है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का निर्माण करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, आपको मैच करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और मैच करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइलॉन 6 का जो मिलान है वो हो जाएगा 4 के साथ, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। पीवीसी का जो मिलान है वो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन के साथ हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के साथ हो जाएगा। नाइलॉन 6 का आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, पीवीसी का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और HDP जो हो जाएगा ये जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 1 और 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, मैच पॉलीमर इन कॉलम 1 विद देयर मोनोमर इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया गया है पॉलीमर और कॉलम 2 में आपको उसका मोनोमर यूनिट के साथ मिलान करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका सही मिलान बताइए क्या होगा। तो बुना एन जो है ये एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन से बनता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जबकि नाइलॉन 6 जो होता है ये बनता है हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड से। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और डेक्रोन जो बनता है ये ट्रैप्थिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ग्लिप्टल प्लास्टिक जो बनता है ये थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने टोटल मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। झारखंड में किसी भी प्रकार का अगर आप जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सभी प्रकार के जॉब इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। साथ में JSSC के संबंधित जितने भी परीक्षाएं होते हैं सभी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी की वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। जिस बुक से हम लोगों ने आज का ये क्वेश्चन सेट किया, इस बुक का PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा। उसमें डायरेक्टली मैसेज करके आप बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, ग्रुप के प्रोफाइल में जा करके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें दिए गए हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। थ्योरी क्लासेस के अगर आपको PDF चाहिए तो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे।